नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन एक अंतहीन सड़क की तरह से बढ़ता ही जा रहा है। इसका आखिरी छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं किसान अभी भी इसको आगे बढ़ाने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन इसका क्या समाधान निकलेगा ये अभी भी भविष्य की गर्त में है, छिपा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और गतिरोध भी लगातार जारी है। ऊपर से संसद का सत्र भी बिना किसी चर्चा के गुजरता जा रहा है। सोमवार को भी संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मौजूदा मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी हंगामेदार रही और सोमवार को पूरा दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे, जिसके मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर देश में संसद की कार्यवाही भले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रही हो, लेकिन किसानों की संसद में हर दिन न केवल बहस हो रही है, बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर प्रस्ताव पास हो रहे हैं। किसान संसद में शामिल होने से पहले किसान बाकायदा प्रश्नकाल और संसद की कार्यवाही के तौर तरीके सीखते हैं। वहीं शांत रहकर कैसे सदन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात उठा सके, इसका भी उदाहरण पेश कर रहे हैं। जैसा कि किसान संगठनों ने तय किया है कि जंतर मंतर पर सजने वाली किसान संसद में हर दिन 200 नए किसान हिस्सा लेंगे। ये संसद अपने तय समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चल रही है। इसमें किसानों से जुड़े मुद्दों को तरजीह दी जा रही है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले किसानों को संसद की कार्यवाही के बारे में समझाया जाता है। उधर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले किसान और प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं किसानों ने भी कार्यक्रम के विरोध की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसकी तैयारियों को लेकर हरियाणा के कई जिलों में किसानों ने बैठक की। किसानों का कहना है कि अगर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में किसी नेता को ध्वजारोहण के लिए बुलाया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। किसानों ने यह भी कहा है कि अगर कार्यक्रम में किसी अधिकारी से ध्वजारोहण करवाया जाता है तो वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और अधिकारी का स्वागत भी करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। किसानों के साथ साथ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। करनाल के सेक्टर 12 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। सरकार किसान के बीच गतिरोध पिछले 8 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इस विवाद को खत्म करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। वहीं किसानों ने फिर से 15 अगस्त को ट्रैक्टर घेराव की चेतावनी भी दी है। उधर इस सब के बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसानों के बीच दो फाड़ होते जा रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यही है कि किसान अपने मकसद में कितना सफल होते हैं या उनका ये आंदोलन आपसी कलह में ही खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की अगस्त क्रांति की शुरुआत, चर्चा की शुरुआत करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले हम आपको आज के अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, आपका भी स्वागत है। रजवंत डहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो के, जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल सतीश जी से। सतीश जी, 1942 में देश को आजादी दिलाने के लिए अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी और आप लोग फिर अब काफी अरसे बाद अगस्त क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस अगस्त क्रांति से आप लोगों को 3 कृषि कानून से आजादी मिल जाएगी? खालिद भाई,
उस टाइम पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। आज किसानों के नेतृत्व में ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको हटाने के लिए आज किसान सड़कों पे किस तरह काले कानून लेके आई है, इनको हटाते ही जब ये वापस जाएगा और किसान ये अगस्त में ही, ये अगस्त क्रांति से ही इस जन आंदोलन का और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर मिलेगा। क्योंकि यह सरकार हमेशा लोकतंत्र का हनन कर रही है। किस तरह लोकतंत्र को इन्होंने राज्यसभा में बगैर वोटिंग के ये पास करने का काम किया, तो आज किसान बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा और अपना पूरे का पूरा समय इस सरकार को उखाड़ फेंकने में काम करेगा। क्योंकि हमेशा हर चीज पे किसान को मारने का काम किया जा रहा है। किस तरह 50 रुपए लीटर का डीजल आज 100 रुपए में बेचा जा रहा है, किसान का रेट बढ़ नहीं रहे। और हमेशा यह सरकार किस तरह के वादे करके आई थी, लेकिन ये अपने हर वादे में विफल रही है। इसलिए ये आज पूरे का पूरा किसान समाज, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, सब के सब आंदोलन कर रहे हैं। कोई नौकरी वाले को देख लो, हर आदमी आज इस महंगाई से, इस सरकार से नाराज है, उनकी नीतियों से त्रस्त है। तो आज किसान एकजुट होकर किसान के साथ ये आज जन क्रांति का रूप ले चुकी है और जन क्रांति भी होगी, अगस्त क्रांति भी होगी और इस सरकार को झुकाने का काम ये किसान ही करेगा। ठीक है, सरकार को झुकाने का काम किसान करेगा। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी प्रवक्ता है। शास्त्री जी, 8 महीने हो गए जिसमें किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांग पर वहीं अड़े हैं जो 26 नवंबर 2020 को जहां पर खड़े थे। सवाल यह है कि क्या किसानों ने अब 15 अगस्त भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी रणनीति बना ली है? क्या 15 अगस्त को जिस तरह से इन्होंने कहा है कि नेताओं को झंडारोहण नहीं करने देंगे, प्रशासनिक अधिकारी अगर करता है तो उसका स्वागत है, ऐसे में अगर टकराव की स्थिति होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये आप एक शब्द हटा दो यहाँ से, किसान आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी का स्वभाव आंदोलन का होता है। वो कभी भी किसी भी स्वरूप में वो कभी शांति या सहज भाव उसका स्वभाव नहीं होता। इसलिए ये जो आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हैं, आम व्यक्ति को जो परेशान कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। वो वहां से आज कर वहां करेंगे। इनका एक काम है विरोध करना, और विरोध किस लिए कर रहे हैं ये समझ नहीं होती इनको। मतलब ये जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है। शास्त्री जी जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? वो आंदोलनकारी है और सरकार के सामने आंदोलन करके अपने सहते राजनीतिक लोगों की जमीन तैयारी के लिए वो प्रयासरत हैं। लंबे समय से हैं, लंबे समय के लिए आए हैं। इसलिए वो राजनीतिक आंदोलन है, किसान आंदोलन नहीं है। यदि इस बारे में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देखने सुनने चाहेंगे तो जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसमें कितने संगठन इसके साथ थे, कितने लोग इसके साथ थे, कितने संगठन के लोग अपनी अपनी बातों को समझने के बाद अपने घरों को चले गए, कितने लोग आज अपने चुनाव की तैयारी में लग गए। थोड़े बहुत लोग हैं जो केवल आंदोलन के नाम से, किसान के नाम से खड़े हैं। जब उनका समय आएगा तो वो भी अपने अपने चुनाव के दौरे में और चुनाव के क्षेत्र में चले जाएंगे। इसलिए ये जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि 10 अगस्त क्रांति किसके खिलाफ किसने की थी और आज अगस्त क्रांति की आवश्यकता क्यों है। आज तो हर खैर वो सर इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है कि किसने किसके खिलाफ की थी और किसने साथ दिया था उस समय। सर शास्त्री जी किसने साथ दिया था अगस्त क्रांति का और किसने विरोध किया था, ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। खैर खालिद जी, अगस्त क्रांति इतिहास की चीज है कि भविष्य की चीज है? सर इतिहास जो है ना भविष्य में बताता है कि जीना कैसे है, क्या वो स्थिति पैदा हो रही है। इतिहास आपको भविष्य में जीने की राह बताता है, चलने की राह बताता है, उस घटनाओं से आगे बढ़ने की राह बताता है। ये इतिहास होता है। इतिहास को देखना चाहिए कि नहीं? वही तो सर, वही तो कह रहे हैं हम। लेकिन ठीक है किसके खिलाफ की थी? ठीक है जिस दिन सरकार का गठन हुआ है, एनडीए के साथ कितने दल थे? आज वे छोड़ के आपको नकार के क्यों जा रहे हैं? आपने किसान आंदोलन पर दम उठा दी। उनको अब भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की अपने बहुमत की सरकार है और उन छोटे दलों को भी सहज भाव से, जिनके अपने कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं थे, जो देश सेवा के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, आज भी है, आने वाले समय भी आएंगे वो अगर
ठीक है। अगर खालिद चाय का भी आप बोल रहे हो साथ में, लेकिन में एक का भी है जो केंद्र में सरकार बैठी हुई थी, उनके मंत्रियों का बदलने का काम क्यों किया गया? ये सवाल आपसे। जो केंद्र में 7 साल से मंत्री बैठे हुए थे, मोदी साहब ने उनको हटाने का काम क्यों किया? क्यों हटाया गया उनको? सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कृषि कानूनों को के क्रियान्वयन के लिए रोक लगा दी, फिर किस लिए रोड के ऊपर बैठे हैं लोग? फिर आप यह क्यों कह रहे हो? अगर किसान समझ चुके हैं, जिन्हें किसान लागू नहीं होए तो समझने का सवाल ही पैदा कहां होता है? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर विश्वास नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इन पर रोक लगी तो यह समझने का ना समझने का सवाल ही कहां पैदा हो गया? खालिद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद चाल का कांग्रेस पर वक्ता हुआ है। शास्त्री जरा उन्हें भी मौका दे। खालिद जी, जिस तरह से शास्त्री जी कह रहे थे कि ये जो लोग बैठे हैं वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और ये किसान नहीं है, आंदोलनकारी हैं। सुनिए, मैं थोड़ा अपील करूंगा, हल्की वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे कम सुनाई देना, आपको भी कम सुनाई देगा, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को कहता हूं। हसन साहब सुनिए, आवाज तो जनता से बढ़वाओ, आपकी खालिद की आवाज से बढ़ने से क्या होगा? आपकी अकेले की आवाज से कुछ नहीं होना, जनता की आवाज आपके साथ होगी तब आवाज मिलेगी। अरे सुनो तो सही, 8 महीने का आंदोलन और लगभग 500-600 किसानों की शहादत, और ये तय हो चुका है कि इस देश के अंदर, आजाद भारत के अंदर पहला एक ऐसा आंदोलन है जो इस देशवासियों ने सफल आंदोलन किया, इतना लंबा चलाया है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि आजाद भारत में इस बहुमत के साथ जो बहुमत किसानों ने दिया, इस देशवासियों ने दिया, और वो बहुमत देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उस बहुमत को लोगों के खिलाफ, लोगों की जो भावना है उनके साथ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के जो हक है उनको छीनने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। शास्त्री जी, आप क्या कहते हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है? वो आपकी नजर का चश्मा है। अगर ये राजनीतिक आंदोलन है तो पूरे देश में भाजपा के नेता और प्रदेश में जेजेपी और भाजपा के नेता आए दिन कहीं कहीं मार खा रहे, जूते खा रहे, वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है चीजें, वो उन लोगों का दर्द है जो छलक रहा है। ये पूरे देश के अंदर आपको ये अभी तक 8 महीने में तय नहीं कर पाए कि राजनीतिक आंदोलन है कि किसानों का आंदोलन है। एक तरफ आप उनको जंतर मंतर का आने का परमिशन देती है आपकी सरकार और उनको प्रदर्शन की अनुमति देती है, दूसरी तरफ आप उनसे 11-12 दौर की बातचीत करते हैं, लेकिन आपका ये मंत्र खत्म नहीं होता, आप ये भाषा खत्म नहीं होती। बड़ा दुख की बात है कि राजनीतिक आंदोलन है, जमीन तलाश रहे। तो क्या हम ये समझ लें, शास्त्री जी रुक जाओ, क्या हम ये समझ लें, क्या हम शास्त्री जी जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सवालों का जवाब ले लेंगे आपसे। 2013 में राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमारे देश के माननीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी बिना बुलाए चले जाते हैं। तो उस दिन क्या राकेश टिकैत राजनीतिक आदमी नहीं थे? उस दिन क्या राजनीतिक आंदोलन नहीं था? मतलब ये शर्म आती है, और इन भाषाओं पे, इन लफ्जों पे शर्म आती है जो किसानों के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। किसानों का इतना अपमान शायद आजाद भारत में कभी नहीं हुआ होगा। आंदोलन इस देश के अंदर पहले भी हुए हैं, किसानों ने आंदोलन करे, लेकिन सरकार ने उसको अपने बाजू में बिठा के खालिद जी, ठीक है, हमको याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दौर, जब उनके राकेश टिकैत जी के मरहूम वालिद साहब आंदोलन कर रहे थे, कोई समस्या थी तो उनको बाजू में बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी उनको बाजू में बिठा के उनसे बात की, आप बताइए समस्या क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है। और आप तो नरेंद्र मोदी जी की बात ही नहीं मानने को तैयार है, जिन्होंने 10 फरवरी को कहा था संसद में कि आंदोलन तो पवित्र है, आंदोलन तो पवित्र है। तो आज क्या हो गया? ठीक है खालिद जी, ठीक है। रजवंत डाइनवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। ठीक है, आते हैं सर। रजवंत डाइनवाल जी भी जुड़ गए। डाइनवाल जी, क्या किसानों के अपमान से निकलेगा समाधान? जी देखिए, सबसे पहले बात एक चीज आती है कि जो किसान जो जंतर मंतर पर बैठे हैं और उससे पहले धरने पर भी गए हैं, किसानों ने जंतर मंतर पर 11 दिन से अपनी संसद चला रखी है, उनसे बातचीत करेगा कौन? संविधान में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने का एक वो दिया हुआ है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने हक अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उनकी बातें सुनी जाए। 8 महीने से किसान वहां पर बैठे हैं, 11 दिन से धरने संसद जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं।
उनकी सुनेगा कौन? अगर सुन नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है? सीधे सीधा यह है कि यह तानाशाह सरकार है जो ना किसी की सुनेगी, ना केवल और केवल अपनी चलाएगी। डेनवाल जी, शास्त्री जी तो कह रहे हैं कि वहां किसान ही नहीं है, वो राजनीतिक लोग हैं, वो कार्रवाई करेगी। डेनवाल जी, किसानों की हालात ये है कि वो मरने मारने को बिल्कुल तैयार है। जी, शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है, वो तो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। करो या मरो की स्थिति बनी। देखिए एक चीज बताइए, अगर वो किसान नहीं है तो 11 दौर की बैठकें किसके साथ हुई है? इनसे आज एक चीज बताए, सबसे पहले अगर मैं इनकी बात से भी सहमत हो जाता हूं पूरी तरह से, अगर ये किसान नहीं है तो फिर आपने इनको 8 महीने तक सड़कों पर रोड बैठाने के लिए आपकी क्या मजबूरी है कि आप उनको सड़कों पर बैठाए हुए हैं? इसका मतलब सरकार कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति आपका विरोध करे और आप उसको आराम से बैठने देंगे? सबसे पहले आपकी सरकार 11 दौर की बैठकें कर चुकी है उनसे, शास्त्री और जी आप कह रहे हो कि वो किसान नहीं है तो 11 दौर शास्त्री की जी, बैठकें करने वाले उन लोगों को, अगर किसान नहीं है तो फिर उन्हें सड़कों पर क्यों बैठाया आपने? संसद लगाने की इजाजत क्यों दे दी है? ऐसा है उन लोगों में जिन्होंने 11 दौर की ठीक है। बैठकें की उन लोगों को कोई भी सजा मिलनी आंदोलन चाहिए। करने के लिए आता है धन्यवाद जी। लोकतंत्र में, उनको अपनी बात रखने का हर कोई को अवसर दिया जाता है, उसी क्रम में यहां भी दिया है। मैं खालिद जी की आवाज नहीं सुन रहे होंगे तो उनको थोड़ा आवाज बढ़ाओ और वो कहो कि जनता में जाकर आवाज मिलाएंगे तो आवाज उठेगी। केवल चैनल पर आकर आवाज आपके नहीं आएगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा। और रजन जी, आप जरा मुझे बताइए, जब चौटाला साहब शास्त्री जी जनता के बीच आंदोलन में को जाने का समर्थन देने के लिए आपका काम है। खटावट टोल पर गए थे तो उस समय इनको क्या कहा था? इन आंदोलनकारियों को क्या कहा था उन्होंने, चौटाला साहब ने और उनके प्रवक्ताओं ने? आज वो भाषा आप क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए ये सब लोग केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी राजनीतिक धरातल को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। बार बार मैं इस बात को दोहराकर मतलब एक आदमी अगर गलत कर दे तो लेकिन एक यदि एक आप आदमी इस गलत बात कर में दे तो आगे क्या सारा बढ़ेंगे आंदोलन तो आपको सारा प्रमाण आंदोलन मिलेंगे। खराब नहीं तो होगा? चौटाला साहब आंदोलन गए तो पवित्र क्या है, किसानों वहीं का बताया आंदोलन गया है और किसी किसान टोल अपनी के आवाज को ऊपर वहां पर रखने के लिए बैठे और हैं। भूपेंद्र अगर हुड्डा उस जी किसानों के के बीच में कोई एक शामिल आदमी थे, अगर किसी वो पार्टी से लोगों के प्रेरित पास होकर आ उनके जाता है चोट तो आंदोलन खराब नहीं होगा, वो व्यक्ति खराब है। योजनात्मक आंदोलन को चला रहे थे तो कैसे कहेंगे कि आप ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है? और राजनीति करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, इसलिए संसद का रूप लेकर संसद में पक्ष विपक्ष बनकर काम कर रहे हैं। तो किसान संसद चलाएगा कि देश चलाएगा? उसकी भी इजाजत आप ही ने दी है सर, उसकी भी इजाजत आप ही ने दी है। वाले वो लोग हैं जिनको शास्त्री संसद जी, में एक सवाल का पहुंचने का जवाब रास्ता देंगे? चाहिए, लेकिन यहाँ शास्त्री जी, बैठकर एक ये सवाल, मेरा कांग्रेस एक के सवाल लोग है, और एक इन सवाल लोगों का को जवाब लोग दे बताएं दीजिए। कि कितने किसानों नेताओं को हम आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की टिकट देंगे जिससे वो संसद में अपनी आवाज उठा सके। ठीक है शास्त्री जी बोलिए। शास्त्री जी मेरा एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से, धन्यवाद जी जल्दी से। आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी अभी तीन चार दिन पहले उनके प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि जो किसानों के जो 3 काले कानून बने हैं, इन कानूनों में खामियां हैं, निश्चित तौर पर खामियां हैं, मैं खुद मानता हूं। तो फिर जब आपकी सहयोगी पार्टी खामियां मान रही है तो सबसे पहले तो आप उन खामियों को दूर करो ना, और उसके बावजूद आप उनमें फायदे गिना रहे हो। आपकी सहयोगी पार्टी शास्त्री जी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर हम जो संगठन में सतीश जी के पास सरकार चला रही है तो उस पर भी आपका किसी भी सरकार में बैठे व्यक्ति ने कभी भी कानून के अंदर संशोधन के लिए जो भ्रम की स्थिति है, तो प्रावधान आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा आवेदन उन्होंने शास्त्री रखा जी है, उन आगे कानूनों में रखा है खामियां हैं, कि आपको आप भी पता चाहते है, क्या है। तो फिर आप उनकी बातों केवल को ये मान क्यों नहीं आंदोलन रहे? भ्रम के आधार पर है, शंकाओं के आधार पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे भैया आज से पहले सर उन शंकाओं को भी तो दूर नहीं कर पाए आप। 8 महीने में उन शंकाओं को भी आपने दूर नहीं किया। सरकार कहीं ना कहीं फेलुअर है इस मामले को लेकर, किसानों को नहीं समझा पाई। बने हैं 70 साल से कितने कानून बने हैं, उनमें संशोधन तो हुआ है ना। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा आपको लगेगा कि यहाँ गड़बड़ है तो भारत की संसद है, लोग उसके अंदर सुधार करेंगे, रास्ते आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या जिस संभव नहीं व्यक्ति है के लिए कानून बने हैं और वो व्यक्ति ही उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो कानून उनके हितैषी कैसे हो सकते हैं? उन किसानों का हितैषी कैसे कर सकते, हितैषी कैसे हो सकते हैं? ऐसे बातों को घुमाना चाह रहे हैं। मैं है। कह रहा हूं कि सतीश शंकाओं जी। के आधार का आंदोलन है। ठीक है, और यही शंकाओं तो का सवाल है समाधान किया जा सर कि सकता है। सरकार ने उन शंकाओं को दूर नहीं किया। आज भी किसान नहीं, बैठे हुए हैं, अगर वो शंकाएं अरे भैया, दूर हो गई होती, बताएगा किसान तो। चले गए होते। जो डर था वो खालिद डर जी। निकालने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना सर। खालिद जी जिनको उन शंकाओं का समाधान मिल गया वो घरों में चले गए।
कहाँ चले गए सर? वैसे ही बैठे हुए हैं और आज भी जा रहे हैं, वो आज भी जा रहे हैं। और 15 अगस्त के मौके पर भी उन्होंने बॉर्डर पर जाने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जिंद में भी और कुरुक्षेत्र में ऐलान किया है कि नेताओं को वहां झंडा नहीं फहराने देंगे। कोई भी नहीं है तो फिर डिबेट क्यों, ये चर्चा क्यों? ये समय बताएगा। ये चर्चा क्यों हो रही किसानों की, अगर बॉर्डर में कोई भी नहीं बैठा तो? कनेक्टिविटी ठीक है सतीश जी, ऑडियो वीडियो की कनेक्टिविटी कट गई। ठीक है सर, अभी माननीय शास्त्री जी, आपकी आवाज आ रही है। माननीय शास्त्री आवाज आ रही है, हाँ, लेकिन वीडियो की कनेक्टिविटी। ठीक है सर, मैं अपने टेक्निकल टीम को मैंने सूचना दे दी है, वो देख रहे हैं। सतीश जी बोलिए। माननीय शास्त्री जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कि हर बात पे किसानों में अब भाई संयुक्त मोर्चे में दरार पड़ गई, ये पड़ गया, वो पड़ गया, ये अपनी जब ये खुद मानते हैं कि इन कानूनों में कमी है, खुद केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री ने माना है कि ये कमियां हैं, हम निकाल देंगे, और तो ये कमियां थी ना, निकाली कौन नहीं अभी तक? ये खुद मानते हैं कमियां हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि इस कानून में खामियां हैं, खुद इनकी जो इनके सहयोगी पार्टियां वे भी बोल रही खामियां हैं, और फिर ये उग्रवादी हैं, अलगाववादी हैं। और तो इन्होंने परमिशन किस बात की दे दी जो दिल्ली बुला रहे रोज के रोज? किस आधार पे जब ये खुद बोलते हैं? और माननीय शास्त्री जी से एक बात और पूछना चाहूंगा, उन्होंने किस बात पे ये अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट बदलने का काम किया? सारे खालिद जी आवाज पहुंच रही है आपको? सारे ये जो मंत्री थे नकारा थे सर। जो सवाल ये है कि 8 महीने से किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। किसान तरह तरह के कार्यक्रम करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन 6 महीने से तो बातचीत ही नहीं हुई है, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, ये खालिद साहब, ये दबाव का मसला नहीं है, ये अहंकार का मसला है। इस देश को बनाने वाला किसान, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला किसान अपनी ही वोट को देकर खुद लाचार हो गया है। जिस वोट के दम पर, जिस किसान की वोट के दम पर आज पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में चल रही है, वो सरकार आज उन किसानों की तरफ पलट कर देखना नहीं चाहती। वो मात्र अपने फाइनेंसरों को, अपने हितैषी उद्योगपतियों को देखना चाहती है। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि हम 1.5 साल तक एक उन कानूनों को स्थगित करते हैं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसान चाहे तो आंदोलन कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था। दूसरा, जो ये राजनीतिक जमीन तलाशने की बात करते हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि हम कितने किसानों को टिकट देंगे। अरे किसान नेताओं को, इस देश में जितना किसान नेताओं को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा उतना हमारा देश ज्यादा मजबूत होगा। भाजपा ये करेगी नहीं कभी भी, क्योंकि भाजपा का किसान और खेती से कोई लेना देना नहीं है। जो भावनाएं भड़का के सरकार में बैठ गए, इस देश का दुर्भाग्य है, और वो दिन दूर नहीं, आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप देखना वहां के परिणाम इस आंदोलन के बदौलत क्या होते हैं। जिसको आज ये कह रहे हैं ये आंदोलन नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। आप इनको जो चाहे समझ लीजिए, इनको राजनीतिक लोग समझ लीजिए, इनको किसान समझ लीजिए, लेकिन इस देश में आप, इस देश के अंदर आप कभी भी, इस देश के अंदर आप इस देश को बनाने वाले किसान को इस तरह से गिरी नजरों से नहीं देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा देश के किसान के बारे में। डैनवाल जी, सरकार बातचीत क्यों नहीं करना चाह रही है? बातचीत के लिए तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, टेबल पे क्यों नहीं आ रही है कोई? उसके लिए बातचीत कहां होगा? कहीं तो बुलाना होगा ना किसानों को। मैं आपको क्या बताऊं, ये लोग क्या कह रहे हैं, इन लोगों की एक सोच है, ये केवल मीडिया के जरिए और आम जनता को और किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये तो कह देते हैं कि ठीक है डैनवाल जी, अभी हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा डैनवाल जी, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो किसान लगातार धरना दे रहे हैं, अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी 1 अगस्त से तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस तिरंगा यात्रा का इस किसान को लेकर क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार किसानों की अगस्त क्रांति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दौरान किसानों ने कई रणनीति बनाई है। एक तरफ कैथल से किसानों ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त से धरना स्थल पहुंचेंगे। इसके अलावा जिंद में किसानों ने कहा है कि वो नेताओं को झंडा नहीं फहराने देंगे, प्रशासनिक अधिकारी अगर झंडारोहण करते हैं तो उनका स्वागत है। यही बात कुरुक्षेत्र में भी है। और लगातार हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रजवान जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद शास्त्री जी के पास आते हैं। देखिए, मैं वही चीज बता रहा था कि किसानों से बात करेगी सरकार, और सरकार बात करना नहीं चाह रही।
वो क्यों नहीं करना चाह रही? ये सरकार को पता है कि अगर हमने वो बात की और बात अगर की तो फिर वो कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा, और कानूनों का अगर निरस्त करना पड़ा तो जो पूंजीपतियों को, साथियों को जो फायदा पहुंचाने के लिए जो हमने ये कानून बनाए थे वो फिर उनको नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात आपकी मैं एक चीज और बताता हूं कि अभी आप जो तिरंगा यात्रा की बात कह रहे थे कि किसानों ने अपना एक बिल्कुल एक साधारण सा तरीका अपनाया था कि जहां पर भी बीजेपी के नेता जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे, और विरोध उन्होंने किया, और कहीं पर भी पूरे हरियाणा में बीजेपी के नेता घर से बाहर नहीं निकल पाए और वो अपने घर में कैद हो गए थे। उनकी मजबूरी थी कि सरकार के साथ रहना, कुर्सी के साथ रहना उनकी मजबूरी थी। और अब ये 1 अगस्त से जो इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है, ये तिरंगा यात्रा एक सोची समझी साजिश है। क्यों? क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई मुसीबत आती है वो तिरंगे का सहारा ले लेती है, वो पाकिस्तान का सहारा ले लेती है, वो देश को हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है। किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, तिरंगे का हर व्यक्ति सम्मान करता है। ये अपने बचाव करने के लिए, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तिरंगे को हाथ में लेके आगे चल रहे हैं। तिरंगा यात्रा करने का इनका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ ये है कि इस बहाने हम लोगों के बीच में जा सके, अपनी भीड़ दिखा सके, लोगों में ये मैसेज दे सके कि देखो असली किसान हमारे साथ है और कोई भी हमारा विरोध नहीं कर रहा। लेकिन विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका अगर वो कहीं विरोध किया तो एक बार फिर वही लाल किले वाली कहानी दोहराई दी जाएगी और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने दिया जाएगा। और इसी वजह से किसान अपने आप को शांत करे बैठे हैं कि चलो जो भी है ये तिरंगे का सम्मान में वो किसी का विरोध नहीं कर पा रहे। अगर ये असल में होते तो किसानों के बीच में जी कह रहे हैं यही बात है क्या? समझाने का काम करते। अगर किसानों उनको ठीक है सर, इस बात को मान लें कि हम विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि विरोध करने वाले किसान, एक बात तो इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7-8 साल के आपके सालाना कार्यक्रमों को कवरेज आपके लाइब्रेरी में भी होगी और मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ। नहीं है हर बार तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम हर साल के कार्यक्रमों में अनिवार्य कार्यक्रमों में से हैं, और शहीद सम्मान हर शहीद के स्मारक के ऊपर जाके कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं और वहां से अपनी तिरंगा यात्रा का शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बार इस तिरंगा यात्रा में किसानों की पहचान ट्रैक्टर को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए वो तो जैसा राजनीतिक माहौल होता है उसके अनुसार जिस प्रकार के लोग ट्रैक्टर को भाजपा का विरोधी सिंबल दिखा रहे हैं। अरे सुन लो यात्रा में अभी मैं सुनो यात्रा को देख रहा था, आप सुनो, आप थोड़ा आपके विधानसभा में जनता में कुछ शिकायत आपने उनको घंटों समय दे रखा है। धन्यवाद जी, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद हम आपके पास आते हैं। उनको क्या ठीक है शास्त्री जी, बात रखिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर साल के नियमित कार्यक्रमों में तिरंगा यात्रा को शामिल किया गया। ट्रैक्टर को क्यों शामिल किया गया? कि ट्रैक्टर को ये लोग इस प्रकार साबित कर रहे थे कि ट्रैक्टर इसका मतलब बीजेपी का विरोध, और लोहारू की जनता ने इस बात को साबित किया कि ट्रैक्टर का साथ ही बीजेपी के साथ है, किसान का ही साथ बीजेपी के साथ है। बीजेपी से ज्यादा किसान के लिए सोच नहीं सकता, और किसान बीजेपी के अलावा इसका मतलब यही हुआ कि तिरंगा यात्रा के बहाने आप अपनी राजनीति साध रहे हैं। किसानों को देश के अंदर अपनी स्वाभिमान की यात्रा शुरू की तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग, जो फसलों की खरीद की बात हो, फसलों के समर्थन मूल्य की बात हो, उनको समय के ऊपर सब्सिडी देने की बात हो, अकाउंट्स में पैसे देने की बात हो, किसान के खेत में जब नुकसान होता है उसकी भरपाई करने की बात हो। यदि दुनिया में और भारत में पहला यदि कोई देश है, स्टेट है, तो वो हरियाणा है, जहाँ जो फसलें खरीदी जाती हैं। और ये जो आंदोलनकारी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये आंदोलनकारी किसान के लिए पंजाब में नहीं बोलता कि उसका गन्ने का रेट कम क्यों है। यही आंदोलनकारी किसान के नाम यही तो सोचने वाली बात है कि इतनी सारी सुविधाएं आप देते हैं किसानों को, इतने लाभ आप देते हैं किसानों को, किसान आपकी बात नहीं समझ रहे। शास्त्री जी, यही तो सोचने वाली बात है कि इतनी सारी आप योजनाएं किसानों के लिए चला चुके हैं, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं, बावजूद बात किसान आपका नहीं मान रहा है। शास्त्री जी अब जरा ठीक है, अब जरा सतीश जी आप ये कैसे करें कि किसान बात नहीं मान रहा? सर अगर बात मान रहा होता तो आप ही बताइए कि प्रदेश में कई जगह आपका विरोध हुआ, कई जगह नेताओं का विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी का, क्या यह स्थिति होती? क्या यह स्थिति होती? चैनल के ऊपर बैठे आपका विरोध नहीं होता क्या?
बिल्कुल होते हैं सर। आपको नहीं पता है क्या सर? आपको नहीं पता है क्या सर? आपको नहीं पता है क्या कि कहां कहां आपका विरोध हो रहा है? ये आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पूरा प्रदेश देख रहा है। अगर आप इतना ही किसान हितैषी है तो बात समझाते किसानों को। मैं माननीय दिल्ली के बॉर्डरों पर राजनीतिक लोग बैठे होंगे, क्या गांव में भी राजनीतिक लोग बैठे हैं? शास्त्री जी, क्या गांव में भी राजनीतिक लोग बैठे हैं क्या जो विरोध करते हैं? गाँव में वोटर नहीं है क्या? क्या सर आपको खुद अंदाजा इस बात को? ऐसा नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, जरा सतीश जी को बोलने दीजिए। सतीश जी को बोलने दीजिए। शास्त्री जी आप ये बात तय कीजिए कि गांवों में बीजेपी का ही व्यक्ति था, बाकी पार्टियों का जनाधार नहीं है। ये मानते हो ना सर? माननीय शास्त्री जी, वो अलग बात है, लेकिन किसान आपको जनाधार तो हर जगह होगा, बातों को तो हर जगह घुमाया जा सकता है। माननीय शास्त्री जी, सुनना सीखिए। वहां पर जिस तरह से विरोध हो रहा है आपने तो देखा होगा ना। वोट देता है कि नहीं देता? माननीय शास्त्री जी, सुनना सीखिए। सतीश जी को सुन लीजिए ना। माननीय शास्त्री जी को सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। यात्रा निकालनी है, कानूनों के समर्थन में यात्रा निकालनी है तो एक बार तिरंगे को साइड में रख के और फिर यात्रा निकाल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी यात्रा कहां तक सक्सेस होती है। माननीय शास्त्री जी, सतीश जी बोलिए, उसके बाद से हम खाली जी के पास आते हैं। प्लीज एक एक करके। गुलगुला में आई। माननीय शास्त्री जी, को कुछ है नहीं, काम का क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हो? जनता के बीच जाओ, समर्थन लो लोगों से, पार्टी को थोड़ा खड़ा करो। ठीक है सर, ठीक है। माननीय शास्त्री जी, माननीय शास्त्री जी, इस कोरोना काल में किसान आंदोलन करे तो कोरोना है। आप बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूँ। सतीश जी को बोलने दीजिए। नाम से किसान के हित में कुछ काम नहीं कर रहे, आप केवल और केवल किसी के इशारे से आप आंदोलन कर रहे हैं। माननीय शास्त्री जी, सुनना सीखिए। कर दिया, आप किसान मोर्चा के महासचिव हैं, आप एक आंदोलन। माननीय शास्त्री जी, सुनना सीखिए। आपने अमृतसर में क्यों नहीं किया? किसान क्या वहां किसान नहीं बैठा? वहां की सरकारें किसान के खिलाफ नहीं काम कर रही क्या? माननीय शास्त्री जी, सुनना सीखिए। शास्त्री जी जवाब तो ले लीजिए। सतीश जी उसको बोलने तो दीजिए। बोलिए माननीय शास्त्री जी, एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन करता है और तो कोरोना आ जाता है, आज तिरंगा यात्रा में देश में किस तरह की महामारी का रूप लिया हुआ है, आप खुद ही कोरोना फैलाने का काम करते हैं कि तिरंगा यात्रा का बहाना लेकर किस तरह बंगाल में माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों में किस तरह कोरोना फैलने का काम हुआ था। नंबरदार साहब विषय पर आओ, नंबरदार साहब विषय पर आओ, डिबेट पर आओ। ठीक है सतीश जी, बात रखिए जल्दी से। माननीय एक बात सुनिए, आप जो कुछ करें और तो कोरोना नहीं होता, और कोई आंदोलन करे और तो कोरोना का रूप ले लेती है। आप किस तरह देश को बदलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपना आधार ठीक है सतीश जी, प्रदेश से खो चुके हैं। ठीक है सतीश जी, ठीक है। खालिद जी बोलिए, बोलिए खालिद जी बोलिए। बड़ा दुखदाई की आवाज नहीं आ रही। सुन लो, बात तो हो गया। सुनो जी, इतना इस देश के अंदर दुख की बात है हसन भाई, कि देश के अंदर सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी राजनीतिक दल और किसी संगठन ने किया हमारे देश के तिरंगा का, तो वो राष्ट्रीय संघ सेवक के लोग हैं, भाजपा है और संघ है। आखिर ये बताएं कि जब कितने लंबे तक संघ के कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया? आज ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि ये लोग तिरंगे की आड़ लेकर अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं? तिरंगे का सम्मान अगर एक लोग कर रहे हो तो संघ के कार्यालय पर आजादी लेकर बहुत समय तक तिरंगा नहीं हुआ था। दूसरा इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं कि ये सारे जो ये आंदोलन है इसमें कितने किसानों को टिकट देंगे? अरे आप ये समझ लीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा किसान देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे, इसमें बुराई क्या है? जो इस देश को बनाते हैं उसके लिए बुराई क्या है? अगर वो पार्टियां उनको टिकट देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, और शायद किसान अगर संसद में होते तो आज ये स्थिति नहीं देखना पड़ता। अगर किसान जीत के गए होते ना खालिद जी, बड़े किसान ऐसे किए तो ये स्थिति नहीं होती। कितने बड़े किसान ऐसे किए हैं, धरना पे नहीं बैठना पड़ता आज किसानों को। कीटनाशक दवाइयों पर 18% का टैक्स लगाते हैं, कृषि उपकरणों पर 12% का टैक्स लगाते हैं, पंप पे 12% का टैक्स लगाते हैं, ट्रैक्टर पे 12% का टैक्स लगाते हैं, और जो इनका 6,000 रुपए का ड्रामा है उसको आप समझ लीजिए। देश के अंदर 15-16 की उसके टैक्स के अनुसार लगभग 15 करोड़ किसान हैं। उनमें से 6 करोड़ लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। एक भी पैसा, जो ये 6,000 रुपए का ढोल पीटती है भाजपा के लोग, उसमें से 6 करोड़ लोग ऐसे जिनको एक भी पैसा उनके खाते में नहीं दिया गया।
और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, डीजल जो 3 से 4 रुपए जिस पर टैक्स लगता था उसको 30 से 35 रुपए टैक्स लगाकर आज हालत क्या है किसान की, ये किसी पूरी दुनिया में किसी को छुपा नहीं है। हम सबसे महंगा, हमको लगता है कि हम सबसे महंगा इस दुनिया के अंदर, सबसे महंगा संसार के अंदर हम भारत की सरकार डीजल और पेट्रोल देख रही है, जिसका किसान से सीधा संबंध है। किसान को दो तरफा मार पड़ रही है, एक तरफ उसकी जमीन को हथियाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जमीन में और किसानी में इस्तेमाल होने वाले डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सब पर टैक्स लगाकर किसानी को खत्म करना चाहते हैं। ये इस किसानी को किसानी नहीं रहने देकर धंधा बना देना चाहते हैं, बिजनेस बना देना चाहते हैं और वो बिजनेस अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य। ठीक है सर, शास्त्री जी बार बार ये कांग्रेस और विपक्ष आप पर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं आप इस कानून के माध्यम से, और किसान भी यही बात कहते हैं? इसका उत्तर उससे पहले मैं देता हूं। जब खालिद जी कह रहे थे कि नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं है, खालिद जी कांग्रेस के बहुत लोग संसद में अभी भी हैं सांसद के रूप में, जरा उनसे एक बार कहकर जनता समिति की रिपोर्ट आप पढ़ लेना। ये तो मेरा उसका उत्तर है, उसके बाद अगली बात करता हूं। जो आदमी आज कांग्रेस या बाकी लोग, किसान हो या मजदूर हो या हम और आप जैसे लोग बैठे हो, किस उद्यमी की फैक्ट्री में बने हुए सामान का उपयोग क्यों नहीं कर रहा? किसान ने जितनी मेहनत की है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा सहयोग, किसान के हाथ में हाथ मिलाकर काम कहा बढ़ा। ये ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं, ये दवाइयां कहाँ बनती हैं? इस देश के अंदर बहुत बड़ा सुख सुविधा देने का काम जो देश के अंदर से निर्यात होता है, उन चीजों का जो लोग इससे टैक्स लेकर हमारा जनजीवन स्वास्थ्य और ठीक हो रहा है, इसके अंदर उनको नकार दे क्या, या इसके पहले की सरकारों ने उनको नकारा है क्या? देश के विकास में जो लेकिन आप पर ज्यादा हितैषी होने का आरोप लगता है ना सर, आप पर ज्यादा हितैषी होने का आरोप लगता है ना। यही तो समझाने की जरूरत थी शास्त्री जी, यही तो समझाने की जरूरत है, शायद आप लोग ये बात समझा नहीं पा रहे। कोई एक वर्ग बताइए आप इस देश के अंदर, अरे भैया कोई एक वर्ग ऐसा बताइए तो सरकार के फैसलों से संतुष्ट हो। आप मुद्दों के ऊपर बात करो, आप वही फ्रस्ट्रेशन की बातें करके जमीन राजनीति तलाशना चाहते हो। किसान आंदोलन की समस्या का समाधान के लिए आप कोई सूत्र बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट आपने माना शास्त्री जी, जब किसान आपको बताता है समाधान के रास्ता तो बात ही नहीं करते, जो किसान चाहता है वो देते ही नहीं, तो समाधान कैसे होगा? आप लखनऊ को घेरने की बात करते हैं, क्यों योगेंद्र यादव उत्तराखंड की बात करते हैं? अरे क्यों नहीं जाते किसानों के लिए? क्यों नहीं जाते किसान की बात है, देश के 15 करोड़ किसानों की बात है, देश के 15 करोड़ किसानों के गरीब व्यक्तियों की बात है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है ना शास्त्री जी कि आखिर कब तक किसान धैर्य की परीक्षा देता रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप बातचीत के लिए बुला नहीं रहे, किसान ऐसे कब तक बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? सर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पूछिए इनका हरियाणा की धरती पर आंदोलन क्यों, पंजाब की धरती पर आंदोलन क्यों नहीं, राजस्थान की धरती पर आंदोलन क्यों नहीं? पंजाब की धरती पर भी बैठे थे 2 महीने ट्रैक रोक कर, आपने देखा होगा। और देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली से सटा हुआ इलाका हरियाणा है, यूपी है, तो वही आएंगे ना, कहाँ जाएंगे? जब सरकार बात नहीं सुनेगी तो कहाँ आएंगे? उसी के दर पे आएंगे ना। चोरी की घटना की जिम्मेवारी किसने ली? कल जो टिकरी बॉर्डर पर चोरी हुई उसकी घटना की जिम्मेवारी किसने ली? सर चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, ये सब बातों को घुमाने वाली बात है। बात अगर करके आज समस्या का समाधान कर दिया होता तो न चोरी होती, न वहां पर मरने का कोई आरोप लगता, न हत्या का आरोप लगता। लेकिन आपने तो समाधान ही नहीं किया, इनको तो उनके हाथ पे छोड़ दिया है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, वहीं रहे, सरकार नहीं सुनेगी। घर में करता है ये काम, आप किसान का लबेदा ओढ़ कर वो इन अपराधों से बचना चाहते हैं। आदरणीय शास्त्री जी, सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि किसानों की समस्या का आखिर पैदा क्यों हुई है? ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? 8 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। डायनवाल जी, ठीक है सर, डायनवाल जी बोलिए। सतीश जी, ठीक है। गुरनाम सिंह चटोनी के बारे में देखिए, मेरा सबसे पहले आदरणीय शास्त्री जी से एक सवाल है
कि एक सर ये बात जो रखिए, किसान सवाल जो तो हम इतने पूछ ही लंबे समय से लेंगे, बैठे आप हैं, लोग बात अब रखिए। तो इन पर दया करो, रहम करो, एक बार इनसे बातचीत करो और ये जो 3 काले कानून है इनका समाधान निकालो। हम ये नहीं कह रहे कि ये लंबा आंदोलन चले, अगर लंबा आंदोलन चलाने की अगर आपकी नीयत है, देखो किसान तो बिल्कुल सोच के आए हैं, उनके लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। अगर वो बिना कानून को निरस्त करके चले गए तो वो वैसे मर गए, और अगर आज वो सड़कों पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही है कि किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। अगर समय पर रहते हुए और किसी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाए, और अगर इनको किसानों को एक बार वार्ता के लिए बुला लो, उनको निमंत्रण दे दो, वार्ता के लिए बुला लो और इस समस्या का समाधान कर दो, सारी चीज ठीक हो जाएगी। वरना जो देश और प्रदेश का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया हुआ है, इसका आप किसी न किसी पर फिर ठीकरा फोड़ोगे। माहौल खराब करने में भारतीय जनता पार्टी है और ठीकरा फोड़ोगे किसी और पर, किसानों पर अभी आप किसी न किसी तरह के आरोप लगाने में पीछे नहीं हटोगे, आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, एक बार आपसे विनम्र निवेदन है चैनल के माध्यम से भी, आपसे भी, कि किसानों की समस्या का समाधान कर लो। लोग अपने गुप्त एजेंडे को चालू करने के लिए अपने समर्थित लोगों सर को उसी गुप्त एजेंडे को आप खत्म कर दीजिए ना शास्त्री जी। शास्त्री जी गुप्त एजेंडा चलने क्यों दे रहे हैं? आपने गांव में हमारा एजेंडा है, अगर ये हमारा एजेंडा है तो आप उसको खत्म कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। उसको भोलवे में बांट दो तो ऊंट भोलवे में आ सकता है क्या? आप संसद चल रही, इनके हमदर्द जो लोग हैं, इनका पक्ष रखने वाले लोग हैं, संसद में क्यों नहीं रखते जी? आप बात कहाँ सुनते हैं संसद में? सर आप बात तो सुनिए, बात सुनिएगा तभी तो रखेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि हम जो मुद्दा उठाना चाहते हैं उठा ही नहीं दे रहे। 100 से ज्यादा घंटे बर्बाद हो गए, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, 89 घंटा काम नहीं हुआ संसद में। कौन जिम्मेदार है? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना चलाना। आपने सर अटल जी के जमाने में भी आपने देखा होगा कितना विरोध होने के बावजूद भी कैसे संसद चलाते थे वो। क्या आप नहीं जानते? आप तो हमसे अच्छे तरीके से जानते हो। अरुण जेटली जी कैसे अपने कक्ष में बुला के लोगों से बात करते थे और फिर संसद चलता था, वहां पे चलती थी संसद। लेकिन आज क्यों नहीं चल पा रही है? आज चल रहा, आज सारा का सारा विपक्ष में दोष मड़ के। आज उस समय विपक्ष अपनी जिम्मेवारी समझता था, अब गैर जिम्मेदार हो गया, जिम्मेवारी के नाते आगे बढ़ता था। आज इनके पास आप सर किसानों पे बात सुनेंगे नहीं, पेगासस पे बात सुनेंगे नहीं, आप महंगाई पे बात सुनेंगे नहीं। जो जनता से जुड़ी है विपक्ष का काम ही तो है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खालिद जी जल्दी से भागने का प्रयास कर रहे हैं संसद में भी और एक एक से भी। शास्त्री जी वक्त की कमी है, प्लीज एक एक करके हम लास्ट कमेंट के तौर पे सर प्लीज। अरे खालिद जी जल्दी से, खालिद जी जल्दी से शास्त्री जी लास्ट कमेंट के तौर पे। 2 दिन पहले हसन भाई शास्त्री जी आपके पास आएंगे लास्ट में कमेंट लेने के लिए। नेता है ये भट्टे के मुंशी की तरह है सर आएंगे उसको करके सुनाने लगते हैं। देश के अंदर सरकार 2 और 2 4 लोगों की चलती है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और 2 उनके मित्र, 4 लोगों से ज्यादा 5वें लोगों की नहीं सुनी जाती, उनकी बात की जाती है। ताकि जो और लोग हैं जिनको आंदोलन का पता है वो सिर्फ भट्टे के मुंशी आके अखबारों बस आप दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप करके डिबेट को खत्म कर दीजिए, मुद्दे पे मत आइए। आप एक दूसरे के नेताओं पे लांछन लगाइए, आरोप लगाइए और डिबेट से भाग जाइए, यही वाली बात है खालिद जी। खालिद जी मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए ना। मुद्दा है हसन भाई, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा था ना ये जितने भी प्रवक्ता हैं मुंशी की तरह। ठीक है सर, कांग्रेस, ठीक है शास्त्री जी सुन लीजिए सर, आपको भी मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। लास्ट में हम आप ही से कमेंट लेंगे, सरकार में आप है, जरा जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात सुन लीजिए ना प्लीज। डायनवाल जी जल्दी से। ठीक है सर, डायनवाल जी बोलिए। देखिए ये अभी कांग्रेस में फूट की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता में फूट नहीं है? फूट भारतीय जनता पार्टी में भी है, धड़े भारतीय जनता पार्टी में भी है। अगर दक्षिण हरियाणा से संबंधित है, ये दक्षिण हरियाणा से संबंधित है, अभी इनके सांसद का फोटो और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं है, फूट तो इनके कार्यक्रम में भी है। लेकिन ये अपने आप को तो लिपापोती कर लेते हैं, आरोप कांग्रेस में लगाते हैं। और ये सच्चाई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही किसान विरोधी है। किसानों के अधिकारों के साथ उनके कभी भी किसानों के हितों के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। आपको हमने कहा कि लास्ट कमेंट पे आपसे लेंगे जवाब, कि किसानों के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान करने का काम करे। ठीक है सतीश जी लास्ट कमेंट। और ये बताइए कि अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी तो आप कितना इंतजार करेंगे आप लोग? किसान कोई आज तो दिख नहीं रही। किसान आज करो या मरो की स्थिति में है।
चाहे कितना भी लंबा इंतजार करना पड़ जाए 2024 2029, लेकिन किसान ही तीनों कानूनों को वापसी करा के जब ही जाएगा। और माननीय शास्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा, अगर किसानों को किस तरह शराबी बताने का काम करते हैं, शराब कहां से आती है? शराब के ठेके सरकार ने खोले हुए हैं, पैसे लेकर पीने का सबको अधिकार है, और ये किस तरह लांछन लगाने का काम करते हैं? हमेशा भड़काने वाली बातें करते हैं। आज तिरंगे की आपको याद आ गई, आज आपने तिरंगे की याद आ गई कोरोना काल में। आप किस तरह के पूरे शहर के शहर को गांव में घुमा के आप कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी शराबी और शराब के ऊपर विषय नहीं रखा। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है, लास्ट कमेंट सर। ये शराब और शराबी का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, अगर आपने नाम नहीं लिया तो ठीक है। सतीश जी, आपको भी देखना चाहिए, आप ऐसे भी लांछन लगाने से पहले कम से कम सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। खैर सर, ठीक है सर, लेकिन सवाल मेरा वही है कि आखिर बातचीत आप लोग क्यों नहीं करना चाहते? सरकार क्यों नहीं बातचीत करना चाहती है? 6 महीने का वक्त कम नहीं होता है, दोनों तरफ लोग बैठे हैं, यानी आपने छोड़ दिया किसानों को उनके हाल पे, तो कैसे निकलेगा हाल? खालिद जी, पहले दिन से किसान नेताओं को कहा कि आप अपना प्रपोजल सरकार को भेजिए और कानून को रद्द करने की बजाय कानून में संशोधन के प्रस्ताव दीजिए। एक बार नहीं, कितनी बार रिपीट किया। किसान नेता, यानी प्रपोजल नहीं भेजेंगे, बातचीत नहीं होगी। एक भी प्रपोजल नहीं दिया गया। ठीक है शास्त्री जी, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शास्त्री जी कह रहे हैं कि किसानों ने अभी तक प्रपोजल ही नहीं दिया, पता नहीं क्या 11 दौर की वार्ता हुई, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया, और जितनी भी वार्ता हुई विफल हुई। लेकिन 6 महीने से आज भी किसान इंतजार कर रहा है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद से कोई बातचीत किसानों से नहीं हुई है सरकार की तरफ से। दोनों कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, टेबल पे आएंगे, लेकिन कहां करेंगे, किसी तरफ से यह बात अब तक साफ नहीं हो पाई कि यह बातचीत होगी कहां। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।